सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के एक और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर जो है वो ऑलरेडी जो है मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज हम जो है एक और प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जितने भी सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर जितने भी रिलीज़ करता है, आपको जो है मेरे भाई उन सबको करके जाना है, क्योंकि उससे आपको जो है क्वेश्चन का फ्रेमवर्क किस तरीके से रहता है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस के किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है ये सब कुछ पता लगता है और सीधे सीधे क्वेश्चंस इसमें जो है एग्जाम में आपके फंसते हैं। तो इस प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक पेपर जो भी है, आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है करके जाएंगे। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुद्दे के अंदर कहता है कि आपातकाल के बाद जो है ना, 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में जीतने में सफल रही थी। उन राज्यों के नाम जो है हमको बताने हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, असम या कर्नाटका और तमिलनाडु। तो मेरे भाई कर्नाटका और तमिलनाडु वो राज्य थे जो आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी जो है जहाँ पे चुनाव जीतने में जो है जो विजय रही थी। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है, क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आसियान शैली को जो है दर्शाता है, ये हमको जो है बताना है। तो अपने सदस्य राज्यों के बीच समान आर्थिक लाभ वितरित करने के लिए, सदस्य राज्यों की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करने के लिए, एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया की स्थापना करने के लिए, या विवाद रहित, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से विवादों का समाधान करने के लिए। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ये क्यों जाना जाता है, कौन सा कथन ठीक है कि विवाद रहित, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से विवादों का समाधान किस तरीके से किया जाता है, इसलिए ये शैली जो है फेमस है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत में जो है नए आर्थिक सुधारों की जो है शुरुआत की थी। उस प्रधानमंत्री का जो है आपको नाम बताना है। राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह या ये। तो किसका जो है करेक्ट आंसर जो है क्या है? तो राजीव गांधी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है कौन थे और उनका जो है क्या नाम था। ये आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखितों को जो है कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है इन आपको इसमें जो है सबके सन पता होने चाहिए। सबके सन जो है क्या है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, और चीन में कृषि का निजीकरण जो है कब हुआ था। तो जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका सबसे पहले जो है ये आएगा आपका, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद जो है ये आएगा। तो 3 4 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ लिखा हुआ है? 3 4 1 2 जो है मेरे भाई ये लिखा हुआ है आपका बी में। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कहता है कि नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं, असर्शन है, रीजनिंग है, हमें पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, ये कहता है असर्शन के अंदर कहता है, वो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दक्षिण एशिया हर दृष्टि से विविधता विद्यमान, परंतु इसके विभिन्न देशों में एक ही तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है। क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है? तो मेरे भाई असर्शन जो है वो गलत है।
और इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको करना बहुत ही आसान होता है। असर्शन गलत हो गया, आपको रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न सही है गलत है क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, पहले वाले में भी असर्शन सही लिखा रहता है, दूसरे वाले में भी असर्शन सही लिखा रहता है, और तीसरे वाले में भी असर्शन ठीक लिखा रहता है। तीनों ही ऑप्शन में असर्शन सही लिखा रहता है, लेकिन मेरा असर्शन तो गलत है। तो मेरे भाई जब असर्शन गलत हो गया तो रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि रीज़न सही है गलत है, रीज़न में क्या लिखा हुआ है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर तो डी यही होगा ना, डी, क्योंकि असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत है तो असर्शन गलत तो केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, असर्शन गलत है, और रीज़न हो तो रीज़न ऑटोमेटिकली ठीक होगा, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से रीज़न का भी होता है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कारण सही है, कारण सही है, ठीक है, कारण सही है। रीज़न भी एक में गलत होता है। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाए जिस पे आप श्योर शॉट हो, असर्शन में भी और रीज़न में भी, कि भाई ये तो मैं फिक्स हूँ ये तो गलती है, तो आपको बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर असर्शन गलत है रीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रीज़न गलत है असर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूज़ हो आप उसके अंदर आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली जो है आपकी बात नहीं है। अब मैं समझ गया कि भाई वो तो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। डी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। फंसोगे आप कहाँ, जहाँ दोनों सही हो जाते हैं वहाँ पे जो है फंस जाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भारत ने व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार जो है वो कर दिया। तो क्या ये भाई चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है? तो ये ठीक है। यह संधि गैर परमाणु शक्तियों पर चुनिंदा रूप से लागू की गई थी और 5 परमाणु हथियार शक्ति एकाधिकार को वैध बनाती थी। तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, और हस्ताक्षर करने के लिए इसलिए ही मना किया था, उसका रीज़न ये है। तो रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है उस देश की पहचान करिए जो अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी सीमाएं जो हैं वो साझा करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो आंसर है आपका मेरे भाई वो हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है वो देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले लोगों के संसद तक मार्च का हिस्सा जो है नहीं था? भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? कौन सा जो है इसका सदस्य नहीं था? तो वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि जुलाई 1985 में पंजाब में सामान्य स्थिति लाने के लिए डैश के बीच पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजीव गांधी और सुरजीत सिंह, राजीव गांधी और संत सिंह, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, राजीव गांधी, तारा सिंह या हरचंद सिंह, किसके बीच में जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, राजीव गांधी और हरचंद सिंह, इनके बीच में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, कि चीन के साथ भारत के संबंधों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही लिखी हुई है चीन और भारत के बारे में। भारत और चीन के जो नेता हैं उन्होंने एक दूसरे के देशों को दौरा किया है और बड़ी और मैत्रीपूर्ण भीड़ ने उनका जो है स्वागत किया। क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ ठीक है, गलत है? तो मेरे भाई ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जब मेरे को पता है ये चीज़ ठीक है तो फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आगे पढ़ के और कन्फ्यूज़ होऊंगा, क्योंकि मैं जब श्योर हूँ उस पर कि भाई वो तो ठीक ही है तो आगे पढ़ने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग की
विशेषता है? योजना आयोग की कौन सी इसमें से विशेषता है? तो यह एक गैर संवैधानिक जो है निकाय है, गैर संवैधानिक, ठीक है, नॉन लीगल एंटिटी कह रहा है ये। तो यही जो है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग की विशेषता, योजना आयोग की विशेषता है? इसने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश की है। इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। एंड इसके पास धन आवंटित करने की शक्ति जो है नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी विशेषता पूछ रहा है बेटा ये आपसे, तो ए जो है, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस रियायत ने शुरू में भारत में शामिल होने का जो है विरोध किया था? वो कौन सी, वो कौन सी जो है रियायत थी? तो देख लेते हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है। ग्वालियर, बड़ौदा, मैसूर और आपको दे रखा है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके सेक्शन 1 में जो है बनते हैं। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस की, कि ये जो 2 मार्क्स वाले आपके जो क्वेश्चंस होते हैं और 4 मार्क्स वाले आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी आंसर राइटिंग जो है किस तरीके से की जाती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर कहता है, सबसे पहले इसके अंदर कहता है कि गठबंधन सरकारें किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक होती हैं, उसको जो है आकलन कीजिए, उसको बताइए कि क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आंसर राइटिंग भी साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। किस तरीके से आप इसके आंसर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि यह एक दल के प्रभुत्व के भय को जो है समाप्त कर देती है, विभिन्न समूह और क्षेत्रों को जो सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, कई पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर जो है एक साथ आती हैं, कोई भी 2 पॉइंट इसमें से जो भी आपको बेटर लगता है, जो भी आपको ईजिली लर्न हो जाता है, 2 में 2 ही लिखने, उससे ज़्यादा नहीं लिखने, अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। 2 में 2 ही लिखने हैं, तो कोई भी आप इसमें से 2 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर कहता है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का काल उसकी घरेलू राजनीति में एक कठिन काल क्यों था, व्याख्या कीजिए। 2 ही नंबर का है, 2 ही पॉइंट देने हैं, उससे ज़्यादा आपको जो है इसके अंदर नहीं लिखने। तो कोई भी 2 पॉइंट जो आपको इसमें से बेटर लगते हैं, कि तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, देश में आंदोलन चल रहे थे 1973 में, अरब और इजराइल युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही थी, जो भी आपको इसमें से बेटर पॉइंट लगता है, जो भी आप इजीली लर्न कर सको, 2 इसमें, 2 हर 2 में 2 ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने, ना ही अपना टाइम ख़राब करना, क्योंकि आप फिर 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों में जो है वहाँ पे जो है आप स्किप कर जाते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता 6 नंबर वाले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करने में। योजना आयोग के किन्हीं 2 मुख्य कार्यों को उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है। तो योजना आयोग के कोई भी 2 मुख्य कार्य बताइए कि योजना आयोग जो है वो क्या करता है। तो यहाँ से आप कोई भी 2 मुख्य कार्य जो है इसके लिख सकते हैं, कि ये जो है केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है काम करता है, ये नीति निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है, या जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, इसमें से जो भी आपको बेटर लग रहा है 2 पॉइंट वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि योजना आयोग को जो है, योजना आयोग को जो है किसने रिप्लेस किया है, अब योजना आयोग की जगह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कब आई है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई है और उसका जो है नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि 1975 के आपातकाल के आसपास की अवधि को संवैधानिक संकट का काल जो है क्यों कहा जाता है, कोई 2 कारण दीजिए। तो उसने कोई 2 पूछे हैं, तो 2 ही बताने कि उसके क्या रीज़न है कि उसको जो है संवैधानिक संकट का जो है काल माना जाता है। देख लेते हैं हम, कोई भी 2 रीज़न लिख देते हैं। देखिए कितने सारे हमने रीज़न लिखे हुए हैं, इसमें से जो आपको मन करे यहाँ पे आप लिख देंगे, ये मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, ये संपत्ति के अधिकारों को कम कर सकती है, ये कार्यपाल न्यायपालिका के बीच कोई समन्वय नहीं था। कोई भी इजी आपको जो भी 2 इजीली लर्न हो सके, बड़े बड़े छोड़ दीजिए, जो भी इजीली आपको लर्न हो सके कोई भी 2 वो आप इसमें से यहाँ से जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि तत्कालीन सोवियत संघ के किन्हीं 4 गणराज्यों के नाम लिखिए। अब उसने बोला किन्हीं 4 गणराज्यों के नाम लिखिए, तो भाई 4 तो लिखने ही लिखने हैं, 5 लिख दो वो आपके लिए हुए, लेकिन यहाँ पे आपको 4 लिखने ही लिखने हैं। तो 4 आपको लिखने ही लिखने हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी 4 जो है लिख दीजिए। जैसे देखो कितने सारे लिख दिए यहाँ पे आपने, कितने सारे लिखे हुए हैं, इसमें से जो भी आपको 4, यूक्रेन, रूस, तागिस्तान, तुर्किस्तान, जो भी आपको लिखना हो, कोई भी 4 आप इसमें से जो है लिख सकते हैं। 4 उसने बोले 4 तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 मतलब 2 का 1 नंबर है और 2 का 1 नंबर है। 1967 के आम चुनावों के बाद भारत की राजनीति में उभरने वाली इन्हीं 2 नई प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे हमको ये बताना है कि 1967 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद भारत की राजनीति में क्या क्या नई प्रवृत्तियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं, वो हमको जो है बतानी है 1967 के बाद के जो चुनाव थे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि इसके बाद कोई एक दलीय सरकार नहीं बनी, सब गठबंधन सरकार जो है बनी। राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बढ़ती भूमिका, या दल बदल की राजनीति जिसे आयाराम और गयाराम भी कहा जाता है, ये सब आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके भाई 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसकी आंसर राइटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो सेक्शन बी के अंदर। ये आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 नंबर वाले में 2 नंबर जैसा ही लिखना है, फालतू टाइम आपको जो है अपना नहीं लगाना है, आप उसको 4 नंबर और 6 नंबर में जो है टाइम दीजिए, मैं आपको जो है यही रिकमेंड करूँगा। बात कर लेते हैं अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चनों में कहता है कि सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच जो है क्या अंतर होता है, उसको बताइए। ठीक है, अब ये 4 नंबर का है, तो आपको बेटा यहाँ पे 4 पॉइंट जो है लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम इसमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो। ठीक है, कि कैसे कैसे आप पॉइंट लिख सकते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक 4 पॉइंट यहाँ पे हमने लिख दिए, और सुरक्षा के गैर पारंपरिक 4 पॉइंट जो है हमने यहाँ नीचे लिख दिए कि ये देश के सबसे बड़े खतरनाक सीमा से बाहर है, यहाँ पे आप लिख देंगे इसके बारे में। फिर ये क्षेत्रीय अखंडता और केंद्र को जो है खतरे में डाल सकता है, फिर यहाँ पे दूसरे के बारे में। ये सैन्य कार्रवाई और नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है, फिर यहाँ पे तीसरे के बारे में। और ऐसे ही 4 पॉइंट सुरक्षा के पारंपरिक धारणाओं के बारे में, और 4 पॉइंट सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाओं के बारे में आपको जो है यहाँ पे लिखना है। 4 नंबर का है तो 4 तो लिखना ही लिखना है, 4 पॉइंट तो मस्ट है। यहाँ पे आप 3 नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कहीं 3 पॉइंट लिख के छोड़ दो, आपके मार्क्स जो है फिर यहाँ पे कट जाएंगे। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा आप इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके जो है आ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका जो है आता है तो। परंपरागत सुरक्षा के कोई 4 घटक बताइए। तो परंपरागत सुरक्षा जो होती है उसके कोई हमको जो है 4 घटक बताने हैं। ठीक है, अब 4 घटाने, 4 नंबर का है, 4 घटक कौन कौन से होते हैं परंपरागत सुरक्षा के, देख लेते हैं जी। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसके, और में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा कि और में जो है इसके और में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा इसका आंसर जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, चलो छोड़, इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पे आ जाइए, मिज़ोरम में कोई भी 4 आपको जो भी लर्न हो वो आप जो है इसमें 4 लिख सकते हैं। ठीक है, मिज़ोरम में अलगाववादी आंदोलन, लेकिन 4 ही लिखने हैं मेरे भाई, 4 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, 4 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ना ही 2 ना ही 3, 4 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा के। मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन के उभरने के कोई 2 कारण कौन से थे। अब कितने पूछे उसने, 2, तो 2 ही लिखने हैं। जब 2 पूछ, वो खुद ही 2 पूछ रहा है, तो आप क्यों बेफालतू में आप ये सोच रहे हो कि जी 4 नंबर का है तो मैं 4 पॉइंट लिखूंगा या 3 पॉइंट लिखूंगी, नहीं लिखने मेरे भाई, 2 लिखने हैं। एक रीज़न के 2 नंबर हैं, उसने यहाँ वेरी बता भी रखा है, 2 इंटू 2, एक रीज़न का, एक रीज़न के 2 मार्क्स हैं। रीज़न आपको करेक्ट होना चाहिए, चाहे आपको लिखने 2 ही है। ठीक है, जोन सा भी आपका मन करे, यहाँ 3 लिखे हुए हैं, जोन सा भी आपका मन करे, जैसे लिखा हुआ है कि मिजोरम के लोगों का मानना था कि वो ब्रिटिश इंडिया का अंग नहीं है। ठीक है, या असम सरकार 1959 में
मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल की समुचित प्रबंधन करने में नाकाम रही थी। कोई भी 2 रीज़न, 3 लिखे हुए हैं, कोई भी 2 रीज़न आप इसमें से जो है लिख सकते हो, जो भी आपको जो है ठीक लगता है। जब उसने खुद ही 2 पूछे हैं तो ऐसा नहीं आप दिमाग लगाओ 4 पॉइंट लिखती हूँ मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं लिखने हैं 4। आप 6 नंबर वाले में टाइम अपना डिवोट कीजिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है कि दक्षिण एशिया के छोटे देशों और भारत के पारंपरिक संबंधों का जो है विश्लेषण कीजिए कि भारत के और दक्षिण एशिया के जो छोटे देश हैं उनके बीच में जो है किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप तो आपसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। 4 नंबर का पॉइंट है, 4 ही पॉइंट लिखने हैं, 4 से ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं। इसमें से जोन सा भी कोई से भी 4 पॉइंट आपको जो समझ में आते हैं। इन दोनों के बीच आर्थिक संबंधों जो है वो सुधर रहे हैं। छोटे देश मानते हैं कि भारत जो है यहाँ लिख सकते हैं कि उनके बाज़ार में जो है ये करना चाहता है, या कोई से भी आपको जो मन करे। कई बार भारत ने छोटे देशों को उनकी समस्याओं को हल करने में जो है मदद की है। इजी पॉइंट, कोई भी इजी 4 पॉइंट जो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, एक एक लाइन के ही सही, वो आप जो है यहाँ से लिख सकते हो। भले ही एक लाइन का हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 4 पॉइंट में होने चाहिए। पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पैराग्राफ वाइज आंसर ना लिखिएगा, तब आपको ज़्यादा नंबर मिलने के जो हैं चांस हैं। ठीक है जी, पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपका ही फ़ायदा है। ठीक है। इसके अलावा इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण एशियाई राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये किस प्रकार प्रमुख खिलाड़ी हैं, स्पष्ट कीजिए। दक्षिण एशियाई राजनीति में ये दोनों किस तरह प्रमुख खिलाड़ी हैं, ये हमको बताना है कैसे हैं ये। ठीक है, 4 का है, फिर से इसमें 4 पॉइंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप? चीन भारत के संबंधों में पिछले 20 वर्ष में काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन के राजनीतिक संबंध एक बड़ी बाधा बनी हुई है। इस कारण आर्थिक सुधार और उदार नीतियों के कारण अमेरिका की भागीदारी में बहुत जो है गहराई को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। दोनों के बीच मध्यस्थों के तेज़ी से काम जो है कर रहे हैं। ये चारों के चारों पॉइंट आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं कि दक्षिण एशियाई राजनीति में चीन और अमेरिका की जो है किस तरीके से दोनों प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं। कोई भी 4 पॉइंट यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप जो है करके आ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में घटित हुए किन्हीं 4 परिवर्तनों का जो है वर्णन कीजिए कि 1989 के बाद क्या क्या जो है चेंजेस हमको जो है देखने के लिए मिलते हैं अपनी राजनीति के अंदर। जो भी हमको देखने के लिए मिलते हैं उनको बता दीजिए। ठीक है, 69 अभी ऊपर से 1969 वाला आया था, 1989 है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन सराग का अंत हो गया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का जो है उदय हुआ। मेरे ख्याल से बेटा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा 1989 नहीं, यहाँ 2014 आएगा। ठीक है, 2014 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2014 के बाद। ठीक है, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है 2014 के बाद भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो हमें बताना है। तो ये तो कोई भी लिख देगा, जो बीजेपी का वो है भक्त है, पूरा लिख देंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा बीजेपी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कांग्रेस का अंत हो गया, बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है उन्होंने अपनी जो है सरकार बनाई। ये तो हलवा क्वेश्चन है, मतलब इससे हलवा कोई क्वेश्चन जो है हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे हलवा क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता, ये तो आप बना के बहुत आराम से लिख सकते हैं। भारत की संस्कृति पर वैश्वीकरण के किन्हीं 4 प्रभावों को उजागर कीजिए। मेरे भाई ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वैश्वीकरण का प्रभाव एग्ज़ाम में आना ही आना है। प्लीज़ इसके प्रभाव को, हमने जो प्रीवियस पेपर किया था उसमें भी वैश्वीकरण का प्रभाव था,
विकासशील देशों पे वैश्वीकरण के प्रभावों को बताइए, और यहाँ पे भी तो भारत भी एक विकासशील है। अब लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत की संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर नहीं पूछ रहा, भारत की संस्कृति पे पूछ रहा है ये वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 नंबर का कोई भी 4 पॉइंट, यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट के वैलेंटाइन डे, क्रिसमस, हैलोवीन आदि कई ऐसे उत्सव भारतीय संस्कृति में शामिल हुए हैं जिसको पहले कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नई ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल जैसे जीन्स, टॉप, टी शर्ट आदि, ये बेटा बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है, हलवा जिसको कहते हैं। जिस बच्चे को पता भी नहीं है ना कि जिस कुछ नहीं लर्न करा, बस उसको ये बता दो वैश्वीकरण क्या होता है, तो ये बहुत आराम से आप इसमें बना के लिख सकते हो। आप जो है लोग सिनेमा, संगीत, नृत्य से प्रभावित हुए हैं, भोजन में बदलाव हुआ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जो पहले लोग को पता भी नहीं था, मोमोज वगैरह क्या चल रहा है दिन दुनिया में, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये बेटा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पे प्रभाव है। तो बहुत ही ज़्यादा हलवा और सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा आराम से बना के आप इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपके 23 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं और 6 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आपके बनते हैं। तो ये तो आपका जो है, ये देखिए ये आपका जो है वो दे रखा है, क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ वगैरह दे रखा है, इसको पढ़ के नीचे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो दे लेते हैं। तो भारत की विदेशी नीति के प्रमुख निर्माता जो है किन्हें माना जाता है। तो देखिए आप अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह विदेशी मंत्री भी थे और उन्होंने भारत की विदेशी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में गहरा प्रभाव डाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री हमारे जो है कौन थे। तो ऊपर आंसर आपको पता चल रहा है कि भाई उसी ने करा था, पहले प्रधानमंत्री ने, विदेशी नीति का प्रमुख निर्माता वही है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेशी नीति का जो उद्देश्य है। तो ऊपर जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करना विदेशी नीति का जो है उद्देश्य होता है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है बेटा किसी भी शक्ति के गुट में शामिल ना होना, उसको जो है गुट निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसका मानना था, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि भारत की अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक मित्रता व्यवहार जो है करना चाहिए। कौन सी पार्टी थी जिसका ये मानना था। तो वो थी बेटा स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी का जो है ये मानना था। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको मानचित्र दे रखा है, उसको फिलअप करना है हमको, ठीक है। ये मानचित्र दे रखा है, ये मानचित्र दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको ABCD, इसको जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको ABCD। तो ये जो है आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन और कार्टून वाले क्वेश्चन बेटा फिक्स है, ये एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। प्लीज़ सभी मानचित्र को और सभी कार्टून वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से जो है कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले कहता है कि स्वतंत्रता के समय जिस राज्य को मद्रास नाम से जो है जाना जाता था, तो यहाँ पे बेटा इसको बी में फिलअप करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसको नाम से जाना जाता था। असंतुलित विकास के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ था वो कौन था, इसको ए में फिलअप करेंगे और यहाँ लिख देंगे बेटा छत्तीसगढ़, ठीक है। ऐसे बनना है यहाँ पे BA, यहाँ लिख देना है तमिलनाडु, यहाँ लिख देना है छत्तीसगढ़, ठीक है। वह राज्य जिसका 1947 में जो है विभाजन हुआ था, तो यहाँ बेटा D लिख देंगे। एंड पंजाब जो है वो राज्य था। वह पहला राज्य जिसकी 1952 में गठन किया गया था, तो यहाँ पे C लिख के यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है, जो भी चीज़ें वो पूछ रहा है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस स्टेट में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फिलअप कर देंगे, इस तरीके से आप बना के
और ये मैप में अपना जो है फिलअप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कार्टून वाला क्वेश्चन आ गया आपका। कहता है नीचे दिए गए कार्टून को अच्छे से पढ़िए और इन प्रश्नों के जो है उत्तर दे दीजिए। पहला क्या कहता है, दिया गया कार्टून किस क्षेत्रीय संगठन से जो है संबंधित है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, आ, किस क्षेत्र से संगठित है ये आपको बताना है। उपरोक्त कार्टून क्या दर्शाता है, और किसी क्षेत्रीय संगठन कोई दो इस क्षेत्रीय संगठन की, जो भी ये क्षेत्रीय संगठन है, इसकी जो है कोई दो विशेषताएं हमको जो है लिखनी है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे आप इस क्वेश्चन में, देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि इसको जो है यहाँ पे लिखना है, यहाँ देखिए इसकी एकल मुद्रा यूरो का अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है, यूएसए के बाद इसकी सेना दूसरे स्थान पर है, और इसका सदस्य फ्रांस, ये सब जो है ये सदस्य हैं। ये जो है आप इस तरीके से इसका आंसर जो है साझा संविधान बनाने के प्रयास में आप इस तरीके से आप जो है इन सब के आंसरों को जो है लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गए आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारा 6 नंबर वाले क्वेश्चन। आपको जितना भी टाइम देना है, आपको जितना भी टाइम देना है, आप इन 6 नंबर वाले क्वेश्चनों में जो है टाइम दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको जितना लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, इन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। 3 पूछे हैं तो 3 ही बताने हैं। ठीक है, जो पूर्व सोवियत गणराज्यों के अधिकांश संघर्षों और खतरों के लिए जो है जिम्मेदार था, वो कौन कौन से कारक थे, वो कौन कौन से जो है रीज़न थे, वो हमको जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप कोई भी 3, जो आपको इसमें से कोई भी 3, ये कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था जो है वो गतिरोध रही थी, सोवियत प्रणाली लोगों की आकांक्षाओं को जो है पूरा करने में विफल रही थी, ये प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। कोई भी 3 पॉइंट जो आपको इसमें ठीक लगे वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 पूछें तो 3 ही लिखने बेटा, एक पॉइंट के बेटा 2 नंबर हैं। ठीक है, तो 1 पॉइंट के 2 नंबर हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप बेफालतू में इतने पॉइंट लिख दो कि मैं 6 लिख देती हूँ, मैं 6 लिख देती हूँ, मैं 5 लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इसमें से जो भी आपको ईजी एक एक लाइन के जो भी मन करे वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर लिखा हुआ है कि मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए मजबूर करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 3 पूछें तो मेरे भाई कोई भी 3 इसमें से इजी इजी जो भी आपको लगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे ये लिख दी ना, उसने महसूस किया कि सोवियत अर्थव्यवस्था जो है गतिरोध अर्थव्यवस्था हो गई थी, ऊपर जैसे ही पॉइंट है सेम सेम आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ को कठोर प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्त करने के लिए सुधारों को आवश्यक माना गया, ये आप लिख दीजिएगा। सोवियत संघ को पश्चिम में हो रही सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांतियों के कारण उनको बराबर रखने के लिए सुधार बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गए थे, ये लिख दीजिएगा। कोई भी 3 इसमें से जो आपको ईजी लग रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी 3 आपको इसमें ईजी लग रहे हैं वो आप जो है इसके अंदर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बन चुके किन्हीं 4 पर्यावरणीय सारोकारों को स्पष्ट कीजिए। 4 पूछा है तो 4 ही ए पार्ट है, और बी पार्ट में क्या कहता है, मूलवासियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को वर्ण कीजिए। अब कितने प्रयास बताने वो नहीं बताया उनने, लेकिन यहाँ पे इसने नंबरिंग कर रखी है, यहाँ पे इन्हें नंबरिंग कर रखी है, 4 तो बताने ही बताने हैं। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो 1.25 मार्क्स का है, 4 तो 4 1.5 मार्क्स है, तो भाई 4 तो बताने ही बताने हैं। तो इसके हिसाब से ही आपको जो है आंसरिंग करनी है। तो देख लेते हैं कैसे आंसरिंग करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ से कोई भी 4 उठा लीजिए, यहाँ से कोई भी 4 उठा लीजिए कि कृषि योग्य भूमि में कमी थी, समुद्र तटीय प्रदूषणों में वृद्धि थी, ग्लोबल वार्मिंग था, तेजी से वनों की कटाई हो रही थी, वन उन्मूलन हो रहा था। यहाँ से कोई भी 4 ले सकते हैं। ऐसे बी वाला जो है उसमें लिख देंगे नौकरियों में आरक्षण था, संसद पंचायतों में सीटों का आरक्षण था, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्याख्या सहित कोई भी 3 पॉइंट आप इसके अंदर 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 हलवा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि भारत में एक दलीय प्रमुख अन्य देशों और एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न होती है, डिफरेंस बताना है। उदाहरण के साथ इसका विश्लेषण कीजिए, या अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आज़ादी के बाद भारत में स्थापित एक दलीय वर्चस्व भारत के लिए किस प्रकार
लाभप्रद रहा है, वर्ण कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है, आप इसको बहुत ही आराम से लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला डिफरेंस जो है नहीं आता है तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, देखिए आपको इसके अंदर लिखना है, पहले अगर हम ऊपर वाले की बात करें डिफरेंस लिखना है बेटा आपको, तो आप लिखेंगे भारत अकेला देश नहीं है जिसने एक पार्टी के प्रभुत्व का अनुभव किया है। एक पार्टी के प्रभुत्व के अन्य अन्य कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन इनमें से भारतीय अनुभव के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे कुछ देशों में संविधान में केवल एक ही पार्टी को देश का शासन चलाने की अनुमति है, लेकिन भारत के संविधान में एक दलीय प्रणाली के संबंध में किसी प्रावधान का उल्लेख जो है नहीं है। ऐसे ही लिख देंगे आप म्यांमार, मिस्र, रिस्टिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कानून और सैन्य उपायों के कारण प्रभावी रूप से एक पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक दलीय ही हो। तो ये बहुत ईजी बेटा यहाँ पे आप बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पे भारत के अंदर जो है ये वाला जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत में एक दलीय प्रमुख और अन्य देशों की एक दलीय प्रमुख व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है। हमारे देशों में जो एक दलीय सरकार है, एक दलीय प्रमुख है, वो दूसरे देशों से किस प्रकार भिन्न है। और जिसके ऊपर वाला इसके और वाला क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। एक दलीय वर्चस्व के फ़ायदे बताने बेटा बस आपको, तो फ़ायदे क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं तो आप बना के लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जो देखो कोई भी सरकार होती है डिसीज़न खुद ले सकती है, जब मिली जुली होती है बहुदलीय होती है तो बेटा सबके डिसीज़न सबको सोचना पड़ता है, ठीक है। स्थिरता प्राप्त हुई है, ठीक है, ये लिख सकते हो। एकता और अखंडता में बल मिला है, समाज का विकास हुआ है और विदेशी नीति में जो है आधारशिला रखी गई है। कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो और डिसीजन मेकिंग वगैरह में जो है हेल्प करता है। कई सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मानदंडों की जो है व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या लिख देंगे आप लिख देंगे कि कोई भी 4 लिखने बेटा, ठीक है। ये एक बड़ी सैन्य शक्ति है, बड़ी आर्थिक शक्ति है, एक राष्ट्र जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसमें से जोन से आपको 4 पॉइंट मन करे आप वो इसमें से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है जी। बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए सदस्य देशों के प्रमुख द्वारा 2005 में सुझाव किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से 4 कदम जो है उठाए गए थे। इसमें से आप कोई भी 4 कदम जो आपको ठीक लगे, आतंकवाद की निंदा, लोकतंत्र कोष का गठन, एक शांति आयोजन का गठन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, कोई भी 4 पॉइंट आप इसको जो है लिख दीजिए और उसको एक्सप्लेन जो है करना चाहो कर दीजिए, ठीक है। सुझावों का विश्लेषण करना है। तो ये हो गया आपका बेटा, ये हो गया आपका एक और प्रैक्टिस पेपर। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के पेपर में जो है बनते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस तरीके की वीडियो रोज़ाना इस चैनल पर जो है आती रहती हैं, आती रहेंगी। आगे आने वाले टाइम तक, ग्रेजुएशन तक आपको जो है इस चैनल से कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जो है आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।